नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध कथाकार हेनरी लॉसन के द्वारा लिखी लघु कथा द ड्रोवर वाइफ का हिंदी अनुवाद चरवाहे की औरत। प्रस्तुत कहानी है एक चरवाहे की औरत की जो जंगल में अकेले अपने बच्चों के साथ रहकर जीवन को जारी रखने के लिए संघर्ष करती दिखती है। तो आइए शुरू करते हैं। 2 कमरों का घर गोल लट्ठों, तख्तों और पेड़ की छाल से गुथी गई रस्सियों से बना है। फर्श की जगह अंदर चिरे हुए तख्ते बिछे हैं। घर के एक सिरे पर बना रसोई घर और उसके सामने बना बरामदा आकार में उस घर से कहीं बड़े हैं। चारों तरफ जहाँ तक नजर जाती है एक साथ झाड़ियाँ फैली हैं। जमीन बिल्कुल सपाट है, उसमें कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं। कहीं क्षितिज के पार दिखती पहाड़ियों की झलक तक नहीं है। दूर तक फैली हुए एक सी बौनी झाड़ियाँ सड़े हुए जंगली बेरनुमा सेबों की हैं। नीचे ना घास न किसी और पौधे का नामो निशान। संकरे लगभग सूखे घाटी नुमा मोड़ पर आहें भरते इक्का दुक्का शियोक के अपेक्षाकृत हरे पेड़ों को छोड़कर ओने कोने तक यहाँ कोई चीज नहीं है जिस पर नजर ठहर सके। सभ्यता के आखिरी अवशेष से भी 19 मील आगे मुख्य सड़क के किनारे खड़ा है यह झुग्गी नुमा घर। एक जमीन के प्रारंभिक बाशिंदों में से एक वह चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ कहीं दूर भटक रहा है। उसकी औरत और बच्चे यहाँ घर में अकेले हैं। 4 मैले चीकट कुम्हलाए हुए बच्चे घर के नजदीक खेल रहे हैं। अचानक उनमें से एक चिल्लाता है, सांप सांप, वहां सांप है माँ। एक मरियल धूप में झुलसी औरत रसोई घर से दौड़कर बाहर निकलती है। एक झटके के साथ छोटे बच्चे को जमीन से दबोचकर अपनी बाहें कूल्हे पर टिकाती है और फिर हाथ में छड़ी पकड़ लेती। कहाँ है? वहाँ लकड़ियों के ढेर में। सबसे बड़ा जो 11 के आसपास का एक होशियार लड़का है चीख कर बताता है, तुम वहीं रहना माँ, मैं अभी इस कमीने की चटनी बनाता हूँ। टॉमी, तू फौरन इधर आ वरना यह तुझे काट लेगा। तूने सुना कि नहीं? फौरन इधर आ नास पीटे। बच्चा बहुत अनिच्छा से आता है। उसने हाथ में अपने आकार से कहीं बड़ा एक लठ पकड़ रखा है। फिर अचानक वह विजय भाव से चिल्लाता है, वह देखो, वह रहा, वहां घर के नीचे गया। वह लट्टू हवा में उठाकर दौड़ाता है। इस सारी कार्यवाही के दौरान सबसे अधिक उत्तेजित होने वालों में से एक बड़ा सा पीली आंखों वाला काला कुत्ता जो आखिरकार अपनी जंजीर तोड़कर खोलने में सफल हो जाता है और बदहवासी में सांप की ओर लपकता है। लेकिन उसे जरा सी देर हो गई। तख्तों के बीच की दरार पर उसकी थुथनी के टिकने से एक क्षण पहले ही सांप की पूंछ तख्तों के बीच गायब हो चुकी थी। लगभग उसी समय लड़के के लट्टू का वार उस तख्ते पर पड़ता है जिससे कुत्ते की नाक बेतरह रगड़ खा जाती है। लेकिन इसकी तनिक भी परवाह किए बगैर वह कुत्ता, जिसका नाम एलिगेटर है, घर की पूरी नींव को उलट पुलट डालने पर आमादा हो जाता है। बड़ी मुश्किल के साथ उसे शांत कर फिर से बांध दिया जाता है। कुत्ते का वहाँ होना जरूरी है। वे किसी भी हालात में उसे खोना नहीं चाहते। सभी बच्चों को एक झुंड में कुत्ते के पास खड़ा कर चरवाहे की बीवी सांप की टोह लेना शुरू करती है। सांप को लुभाने के लिए वह 2 छोटी तस्तियों में दूध डालकर घर की दीवार के पास रखती है। लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी सांप बाहर नहीं निकलता। बाहर शाम ढलने वाली है और आसमान में तूफान के आसार दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को छत के नीचे ले जाना जरूरी है। वह उन्हें घर के भीतर नहीं ले जा सकती क्योंकि वहाँ सांप है जो किसी भी वक्त जमीन पर बिछे तख्तों के बीच से बाहर आ सकता है। जलाने वाली लकड़ियों को दोनों हाथों से उठाकर रसोई घर में रखने के बाद वह बच्चों को वहाँ से ले जाती है। रसोई घर में कच्चा फर्श है। बीच में एक तख्तानुमा टेबल है। वह चारों बच्चों को तख्त पर चढ़ा देती है। 2 बड़े लड़के और 2 लड़कियाँ जो अभी बहुत छोटी हैं। वह उन सबको खाना देती है और फिर अंधेरा होने से पहले घर में जाकर जल्दी से 2-3 तकिए और कुछ कपड़े खींच निकालती है। ऐसा करते हुए उसे लगता है कि अभी वह सांप उसके सामने आ जाएगा। रसोई घर में जाकर वह तख्त पर बच्चों को
बिस्तर पर बिठाती है और खुद रात भर पहरा देने के लिए नज़दीक ही बैठ जाती है। उसकी आंखें तख्तों से बने रसोई घर और कमरों के बीच की दीवार पर टिकी है। सांप से जूझने की तैयारी में उसने नज़दीक ही तिपाई पर कच्चे बेत से बना एक डंडा रख लिया है। साथ ही उसकी बुनाई की टोकरी और किसी पुरानी पत्रिका का अंक है। कुत्ते को वह अपने साथ भीतर ले आई है। काफी प्रतिवाद के बाद टॉमी आखिर लेटता है, लेकिन उसकी जिद है कि वह सारी रात जागता रहेगा और सांप के दिखाई देते ही उसको कुचल डालेगा। उसकी माँ उसे डांटती है कि ऐसे मवालियों की तरह गाली नहीं दिया करते। टॉमी ने अपना डंडा चादर के नीचे अपने साथ रखा हुआ है। उसका छोटा भाई जैकी प्रतिवाद करता है। माँ, जैकी का ये डंडा मुझे चुभ रहा है, इससे कहो यहाँ से हटाए। चुप सो जा छुटके, तुझे सांप से कटवाना है। टॉमी की डांट सुनकर जैकी चुप हो जाता है। सांप ने काट लिया ना, तो कुछ देर बाद टॉमी कहता है, तो तू फूल का लाल पीला हो जाएगा और तेरे अंदर से बदबू आने लगेगी, है ना माँ? चलो अब उसे डराना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, वह कहती है। दोनों छोटी लड़कियां पहले ही सो चुकी हैं। जैकी रह रह कर शिकायत करता है कि वह बीच में दब रहा है। उसके लिए कुछ और जगह बनाई जाती है। फिर कुछ देर बाद टॉमी कहता है, माँ देखो, बाहर छोटे छोटे जानवर बोल रहे हैं। मेरा मन करता है इन सालों की गर्दन मरोड़ डालूं। जैकी उन निंदे स्वर में प्रतिवाद करता है, क्यों? इन सालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखा, माँ कहती है, तुमने अपनी गाली गलौज की जबान जैकी को भी सिखा दी। लेकिन जैकी के निरीह प्रतिवाद पर वह मुस्कुरा उठती है। इस बीच जैकी नींद में डूब चुका है। कुछ देर की खामोशी के बाद टॉमी सवाल करता है, माँ, तुम्हें क्या लगता है वे इन साले कंगारुओं को भगा पाएंगे? हे भगवान, अब मुझे क्या मालूम बेटा। अच्छा चल, बहुत हुआ, अब सो जा। सांप निकला तो तुम मुझे जगा दोगी? हाँ, जगा दूंगी। अब सो जा चुपचाप। आधी रात होने वाली है। बच्चे सब सो चुके हैं और बारी बारी से कभी सिलाई का काम करती, कभी पत्रिका के पन्ने उलटने लगती है। बीच बीच में वह अपनी निगाह फर्श और दीवारों पर भी दौड़ा लेती है। जरा सी आवाज़ सुनाई देते ही उसका हाथ अपने डंडे की ओर चला जाता है। बाहर अंधड़ और तूफान गरजना शुरू कर देता है, तो दीवार के तख्तों के बीच से भीतर घुसती हुई हवा के जोर से मोमबत्ती बुझने को होती है। वह उसे तिपाई के बीच ताक पर रखकर हवा से बचने के लिए उसके चारों ओर अखबार का कागज बांध देती है। बिजली की हर कड़कड़ाहट के साथ तख्तों के बीच की दरारें चांदी की तरह चमकती हैं। फिर उसके बाद अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश गिरने लगती है। एलिगेटर अपनी निगाहें रसोई घर और कमरों के बीच की दीवार पर टिकाए फर्श पर लंबा लेटा हुआ है। इससे औरत को यकीन हो जाता है कि सांप वहीं कहीं है। तख्तों की दीवार के निचले हिस्से में कई बड़ी बड़ी फांकें हैं। ऐसा नहीं है कि वह डरपोक है, लेकिन पिछले कुछ समय की घटनाओं ने उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। एक तो अभी हाल ही में उसके देवर के छोटे बेटे को सांप ने काटा और वह मर गया, और पिछले 6 महीनों से उसके पति की कोई खबर नहीं है, जिससे अब उसे खासी चिंता होने लगी है। उसका पति पहले चरवाहा था, फिर उसके बाद अपने मवेशियों के साथ वह इसी इलाके में बस गया, लेकिन 5 बरस पहले के सूखे ने उसे बर्बाद कर डाला। बचे खुचे मवेशियों को बेचकर उसे फिर से दर दर भटकने वाले चरवाहे का जामा पहनना पड़ा। अब लौट कर आने के बाद उसका इरादा अपने परिवार के साथ नज़दीक के किसी शहर में बस जाने का है। इस बीच उसका देवर, जिसका घर मुख्य सड़क पर कुछ आगे है, महीने में एक बार उनके लिए रसद पानी लेकर आता है। औरत के पास अब भी 2 गाय हैं, एक घोड़ा और कुछ भेड़ें बची हुई हैं। उसका देवर बीच बीच में एक आध भेड़ को मारकर उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांस देता है, और बाकी का मांस अपने लादे गए रसद पानी के मुआवजे के रूप में वसूल कर ले जाता है। उसे इस तरह अकेले छूटने की आदत है। एक बार तो वह 18 महीनों तक यहाँ अकेली रही थी।
लड़कपन में वह तरह तरह के हवाई किले बनाया करती थी, लेकिन उसके सारे लड़कियाना मंसूबे और ख्वाब बहुत पहले ही टूट कर बिखर चुके हैं। अब सारा मनोरंजन और उत्साह उसे पत्रिकाओं में छपने वाली रंगीन तस्वीरों में ढूंढना होता है। वह और उसका पति दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। थोड़ा लापरवाह होने के बावजूद उसका पति बहुत अच्छा है, मगर उसके पास हैसियत होती तो वह उसे शहर ले जाकर किसी राजकुमारी की तरह रखता। उन्हें यह कहना चाहिए, कम से कम उसे अब अकेलापन ज़्यादा परेशान नहीं करता। अपने लंबे प्रवास के बीच पति को चाहे यह याद ना रहता हो पीछे उसके बीवी बच्चे हैं, लेकिन लौटने पर अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा बीवी के हाथ में देना वह कभी नहीं भूलता। पैसे होने पर एक बार वह रेलवे में डिब्बा लेकर उसे शहर की सैर भी करवा चुका है। एक वक्त उसके लिए उसने एक बग्घी भी खरीदी थी, लेकिन तंगी के दिनों में बाकी चीज़ों के साथ उन्हें उसे भी बेच देना पड़ा। उसकी दोनों छोटी लड़कियां इस उजाड़ में ही पैदा हुई हैं। एक वक्त तो उसका पति इलाके के शराबी डॉक्टर को जबरदस्ती पकड़कर लाने के लिए गया हुआ था और वह अकेली थी। ऊपर से बुखार के कारण उसे कमजोरी भी महसूस होती थी। वह मना रही थी कि ईश्वर उसकी मदद के लिए किसी को वहाँ भेज दे, और सचमुच वहाँ एक काला आदमी आया जिसने उसे देखने के फौरन बाद घाटी के उस पार से अपनी बूढ़ी माँ को बुला लाने का निर्णय लिया। यहाँ अकेले रहते हुए उसका एक बच्चा चल बसा था। मरे हुए बच्चे को साथ लिए मदद की तलाश में तब उसने 19 मील का सफ़र घोड़े की पीठ पर तय किया था। अब रात का 1 बज चुका है। आग धीमी पड़ने लगी है। अपना सिर अपने दोनों अगले पंजों पर टिकाए एलिगेटर दीवार की ओर घूरता जा रहा है। देखने में वह बहुत सुंदर कुत्ता नहीं है और उसके पूरे शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे उसे डर लगता हो। मच्छर से लेकर सांड तक का मुकाबला वह उतनी ही बहादुरी के साथ कर सकता है। दुनिया के सारे दूसरे कुत्तों से उसे नफरत है और उस घर में दोस्तों या रिश्तेदारों का आना भी उसे सख्त नापसंद है। गनीमत है कि भूले भटके ही यहाँ कोई आता है। कभी कभी अजनबियों से भी उसकी दोस्ती हो जाती है, और हाँ, सांपों से उसकी जाती दुश्मनी है, और वह न जाने कितने सांपों को मौत की घाट उतार चुका है। लेकिन दूसरे लड़ाकू कुत्तों की तरह किसी दिन सांप के काटने से मर जाना ही शायद उसकी नियति है। बीच बीच में औरत अपने हाथ का काम छोड़कर उसे देखती है, सुनती है और सोचती है। उसकी सोच खुद की जिंदगी के बारे में होती है। इसके अलावा उसके पास सोचने के लिए और है भी क्या? बारिश के बाद घास फिर उग जाएगी। उसे याद है कि कैसे एक बार पति की अनुपस्थिति में उसने झाड़ियों में लगी आग का मुकाबला किया था। जलती हुई लंबी सूखी घास उनके पूरे वजूद को जला डालने पर आमादा थी। उसने अपने पति की पुरानी पतलून पहनकर एक हरी डाल से आग का मुकाबला किया था। तब उसका सारा चेहरा आग की कालिख से पुत गया था। फिर एक बार पति की अनुपस्थिति में ही पूरे इलाके में निरंतर बरसात से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। मूसलाधार बारिश में घंटों खड़े रहकर उसने घाटी पर बने बांध को बचाने के लिए फावड़े से पानी के निकलने के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अगली सुबह बांध टूट गया और उनकी बरसों की मेहनत पानी में बह गई। तब वह अपनी रुलाई रोक नहीं पाई थी। फिर एक बार जानवरों में प्लूरोन्यूमोनिया की बीमारी फैली थी। वह अपने हाथों से उनकी खून भरी बलगम साफ किया करती थी, लेकिन फिर भी उसकी 2 सबसे प्यारी गायें इस बीमारी की चपेट में आ गई। और उसे वह दिन भी याद है जब एक पगलाए हुए सांड ने घर पर हमला बोल दिया था। उसने अपने हाथों से बारूद के कारतूस बनाकर उन्हें एक पुरानी बंदूक में भरा था, और फिर दीवारों के तख्तों के बीच बनी दरारों के भीतर से वह उन्हें सांड पर दागती रही थी। सुबह होने तक सांड मरा हुआ पाया गया था और उसकी चमड़ी की बिक्री से उसने $17.5 की कमाई की थी। वह उन कौवों और चीलों का भी मुकाबला करती थी जिनकी नज़र उसकी मुर्गियों पर होती थी। वह उन्हें भगाने का उसका तरीका भी अनूठा है। बच्चों के माँ कौवे चिल्लाते ही वह बाहर दौड़ कर आती थी और झाड़ू को बंदूक की तरह हाथ में लेकर कौवों पर निशाना साधती थी।
उसके मुंह से बूम की आवाज़ निकलते ही कौवे घबरा कर उड़ जाते थे। कौवे शातिर हैं, लेकिन औरत की चतुराई के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। कभी कभार जब उसका सामना किसी मवाली या इस रास्ता भूल गए किसी गुंडे बदमाश से पड़ता तो उसकी जैसे जान ही निकल जाती थी। संदेहास्पद लिखने वाले कोई भी अजनबी जब घर के मालिक के बारे में पूछता है तो वह उसे बताना नहीं भूलती कि उसका पति 2 बड़े लड़के नीचे बांध कर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सामान का गट्ठर पीठ पर लादे डरावने चेहरे वाले एक मुसाफिर ने यह तय कर चुकने के बाद कि वहाँ आसपास कोई मर्द नहीं है, उसकी चौखट पर आकर कहा था कि वह बहुत भूखा है। जब उसने उसे खाना दिया तो खाना खा चुकने के बाद अपना बिस्तर पीठ से उतारकर उसने रात वहीं गुजारने का फरमान सुनाया था। तब उसने भीतर से एक छड़ी निकाली और कुत्ते की जंजीर खोलकर वह सीधे उससे मुखातिब हुई। अब तुम यहाँ से जाओ, उसने सख्त स्वर में आदेश दिया था। उसकी मुख मुद्रा और कुत्ते के तेवर देखकर वह मुसाफिर तुरंत वहां से चलता बना था। रात के सन्नाटे में अकेले सांप की पहरेदारी पर बैठे हुए वह किसी भी ऐसे विशेष सुख को याद नहीं कर पाती थी जो उसे अपनी जिंदगी में नसीब हुआ था। उसके लिए सभी दिन एक जैसे थे। सिर्फ रविवार की दोपहर को वह अपने कपड़े बदलती है, बच्चों को नहला धुला कर संवारती है और फिर झाड़ियों के बीच बनी उस पगडंडी पर अकेले सैर के लिए निकल जाती है। उसके आगे प्रैम में उसकी छोटी बच्ची होती है। हर रविवार वह अपने आप को और बच्चों को यूं तैयार करती है जैसे वे शहर में घूमने के लिए जाने वाले हो। लेकिन झाड़ियों की उस एकाकी सैर के दौरान ना तो कुछ देखने को होता है, ना किसी से मिलना होता है। अगर इस एकसार इलाके की जानकारी ना हो तो 20 मील तक लगातार चलने के बाद भी किसी खास जगह या मोड़ की शिनाख्त करना मुश्किल होगा। हर जगह एक जैसी बौनी झाड़ियों का अंतहीन नज़ारा किसी को भी पागल बना देने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन उसे इस अकेलेपन की आदत पड़ चुकी है। नई नवेली दुल्हन के रूप में उसने इस जिंदगी से बेइंतहा नफरत की थी, लेकिन अब वह इसकी इस कदर अभ्यस्त हो चुकी है कि किसी और जगह की जिंदगी से शायद उसे उलझन होने लगे। जब उसका पति लौटता है तो उसे खुशी महसूस होती है, लेकिन वह ना इसका इजहार करती है, न वह भावातिरेक में डूबती है। सिर्फ खाने में वह कोई अच्छी चीज़ बनाती है और बच्चों को सजा संवार कर नए कपड़े पहनाती है। शायद वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है। अपने बच्चों को वह बेहद प्यार करती है, लेकिन उसे कभी अपने प्यार का व्यक्त करने का मौका नहीं मिला। अक्सर वह उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आती है। शायद यह माहौल ही ऐसा है कि उसमें स्त्रीयोचित कोमलता के इजहार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब रात का तीसरा पहर बीतने को है, लेकिन उसकी घड़ी कमरे में छूट गई है। मोमबत्ती भी तकरीबन बुझने वाली है। उसे याद ही नहीं रहा कि उनकी मोमबत्तियां खत्म हो गई हैं। आग के जलते रहने के लिए कुछ और लकड़ियों की ज़रूरत होगी। कुत्ते को अंदर बंद कर वह बाहर लकड़ियां लेने के लिए आती है। बरसात अब थम चुकी है, लेकिन एक लकड़ी लेने के लिए जब वह उसे ढेर से खींचती है तो सारा ढेर भरभरा कर ढह जाता है। कल उसने एक रात चलते छूटे मजदूर से लकड़ियां लाकर इकट्ठी करने के लिए कहा था। वह जब काम कर रहा था तो अपनी गाय को ढूंढने निकल गई थी। कोई 1 घंटे बाद जब वह लौटी तो वह मजदूर ने चिमनी के पास लकड़ियों का एक खूब बड़ा सा ढेर सजा दिया था। इतने कम समय में इतनी लकड़ियां, उसने ताज्जुब किया था। मजदूर की ईमानदार मेहनत से खुश होकर उसने उसे तंबाकू की एक अतिरिक्त पुड़िया इनाम में दी थी। साथ ही उसकी तारीफ भी की थी कि वह दूसरे मजदूरों की तरह आलसी नहीं है। मजदूर ने उसे धन्यवाद दिया था और छाती फुलाए वहाँ से चला गया था। बेशक वह मजदूरों के बीच एक शहंशाह रहा होगा, लेकिन सावधानी से सजाया गया उसका लकड़ियों का ढेर अंदर से बिल्कुल खोखला था। ठगे जाने के एहसास से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और वह कमरे में लौटकर फिर से टेबल के पास बैठ जाती है। रुमाल से वह अपनी आंखें पोंछने की कोशिश करती है तो उसकी उंगलियां उसकी आंखों में गड़ जाती हैं। वह देखती है कि उसके रुमाल में कई छेद हैं और उसकी उंगलियां उन छेदों के भीतर से निकलकर उसकी आंखों को छू रही हैं।
वह हंसने लगती है और उसकी इस प्रकार हंसी से कुत्ता चौंक जाता है। छोटी छोटी मूर्खताएं कभी कभी उसे बेतरह हंसा जाती हैं। एक बार उदासी के मारे जब उसका मन फूट फूट कर रोने को हुआ था, तो अचानक उसकी बिल्ली उसके नज़दीक आकर अपना शरीर उसके गालों पर रगड़ने लगी थी, गोया कि उसे भी रोना आ रहा हो। तब उसके सामने हंसने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। अब सुबह होने में बहुत देर नहीं। जलती हुई आग की वजह से कमरे में बेतरह घुटन और गर्मी है। एलिगेटर अब भी रह रहकर दीवार की ओर देखने लगता है। अचानक वह काफ़ी उत्तेजित होकर दीवार के बिल्कुल करीब सरक आता है। उसकी पीठ के बाल खड़े होने लगते हैं और उसकी चमकती हुई आंखें कुछ अतिरिक्त चौकन्नी हो जाती हैं। वह जान जाती है कि इसका क्या मतलब है और उसका हाथ खुद ब खुद नज़दीक ही रखी छड़ी की ओर चला जाता है। बीच की दीवार के एक तख्ते में नीचे की ओर दोनों तरफ एक बड़ी सी फांक है। उसके भीतर अचानक दो मनकों जैसी चमकदार छोटी छोटी आंखों का जोड़ा दिखाई देता है। बिल्कुल काले रंग का सांप धीरे धीरे लगभग 1 फुट बाहर निकल आता है और अपना सिर ऊपर नीचे हिलाता है। कुत्ता चुपचाप बिना हिले डुले लेटा है। वह भी मंत्रमुग्ध सी बैठी देखती चली जाती है। फिर वह धीरे धीरे अपनी छड़ी हवा में उठाती है, जिससे सांप शायद खतरे की टोप आकर तख्ते के दूसरे छेद में अपना सिर घुसाकर जल्दी से वापस लौट जाना चाहता है। इसी क्षण एलिगेटर झपकता है, लेकिन सांप का सिर तख्ते की फांक के भीतर जा चुका है। उसके पीछे पीछे एक पूंछ बाहर निकलती है, तो एलिगेटर फिर से झपटता है और इस बार पूंछ का एक हिस्सा उसकी पकड़ में आ जाता है। वह उसे कोई 1.5 फुट बाहर खींच निकालता है। धम धम औरत का डंडा बरसता है। एलिगेटर कुछ और खींचता है तो पूरा सांप बाहर आ जाता है। वह पूरे 5 फुट लंबा काला सांप है। वह इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते ने उसे गर्दन के करीब ही पकड़ लिया है। भारी भरकम होते हुए भी एलिगेटर बेहद फुर्तीला है। मुंह में दबोचे सांप को वह इस वहशत के साथ झंझोड़ता है जैसे उस नस्ल से उसकी कोई पुरानी बैर हो। इस शोर के बीच बड़ा बेटा जाग जाता है और अपना डंडा हाथ में लेकर बिस्तर से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे झड़क कर वहीं रोक देती है। धम धम सांप की कमर कई जगह से चकनाचूर हो चुकी है। उसका सिर कुचल दिया जाता है और इसके साथ ही कुत्ते की थूथनी फिर से खरोंची जाती है। छत विछत सांप के शरीर को वह अपनी छड़ी से उठाती है, फिर उसे आग के पास ले जाकर एक झटके के साथ भीतर झोंक देती है। कुछ और लकड़ियां डालकर वह चुपचाप सांप का जलना देखती है। लड़का और कुत्ता भी उसी की तरह एकटक आग को देख रहे हैं। वह अपना एक हाथ कुत्ते के सिर पर रखती है तो उसकी पीली आंखों की सारी वहशत भरी चिंगारियां जैसे बुझकर शांत हो जाती हैं। तख्त पर छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं और जरा सा थपकाए जाने पर फिर से नींद में डूब जाते हैं। मैली टांगों वाला बड़ा लड़का कुछ क्षणों के लिए आग की ओर देखना जारी रखता है, फिर माँ की ओर पलटता है। माँ की आंखों में आंसू भर आए हैं। लड़का आवेग में अपनी दोनों बाहें माँ की गर्दन के इर्द गिर्द डालकर गाली देते हुए कहता है, तुम्हारी कसम माँ, मैं कभी कभी भी भेड़े चराने के लिए जाऊँ तो कहना। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर उसका मुंह चूम लेती है। फिर कुछ देर तक वे इसी तरह एक दूसरे में गुथे बैठे रहते हैं। बाहर झाड़ियों पर अब सुबह की पहली रोशनी फूटने को है।